स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे यूपीपीसीएल टी2 प्रीवियस पेपर का। सभी प्रश्न को देखे थे और लगभग जो है 127 नंबर प्रश्न तक देखे थे, और जो प्रश्न यानी कि 150 में से बच रहा है, आज जो है सारा प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, विद्युत रोधी बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या बनाने के लिए? तो विद्युत रोधी बनाने के लिए, है ना। और विद्युत रोधी बनाने के लिए जो मेनली रूप से जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, पोर्सेलिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? पोर्से यानी कि लीन का प्रयोग किया जाता है। ए में तो कह रहा है एब्रक, ये भी क्या है? यानी कि इंसुलेटर पदार्थ है, विद्युत रोधी पदार्थ है। ठीक है। आरसीसी का जो उपयोग होता है दोस्तों, यानी कि पोल के रूप में। ठीक है, यानी कि पोल जो होता है, यानी कि पोल जो होता है दोस्तों आरसीसी का बना होता है। ठीक है ना, आरसीसी। और इसका जो डिस्टेंस होता है एक पोल से दूसरे पोल का, ठीक है, ये जो होता है दोस्तों वो 60 से 100 मीटर होता है। ठीक है, आरसीसी का कितना होता है? 60 से यानी कि 100 मीटर होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। और पीसीसी का भी होता है दोस्तों, यही होता है। पीसीसी का भी यानी कि 60 से 100 ही होता है। जबकि लकड़ी वाला का जो होता है दोस्तों वो 40 से 50 मीटर पे ही, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल का यानी कि डिस्टेंस होता है। कितना? 40 से 50 मीटर ही। अब रही बात की पोर्सिलीन का जो मेनली रूप से जो प्रयोग किया जाता है विद्युत रोधी बनाने के लिए ही किया जाता है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है पोर्सिलीन। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो 4 इसका सही होने वाला है। ठीक है ना। माना जाता है कौन सा सिलिकॉन को? तो डॉप्ड सिलिकॉन को। सबसे पहले यानी कि डॉप्ड सिलिकॉन जो होता है दोस्तों सेमी कंडक्टर पदार्थ होता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर पदार्थ होता है। ठीक है। अब रही बात ऑप्शन ए में जो दिया है विद्युत रोधी, तो विद्युत रोधी की अगर एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, जैसे यानी कि रबर हो गया, है ना, रबर हो गया, उसके बाद यानी कि पोर्सिलीन हो गया, ये सब दोस्तों विद्युत रोधी का उदाहरण है। ठीक है। अब रही बात यानी कि चालक का, तो चालक में सबसे पहले यानी कि चांदी को लेते हैं, क्योंकि चांदी का जो प्रतिरोधकता होता है अकॉर्डिंग टू कॉपर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद जो है एल्यूमिनियम का होता है। चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना, इस प्रकार का यानी कि ये क्रम होता है। ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों अर्धचालक जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, सेमी कंडक्टर पदार्थ जो दिया है 2 में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक चालकता होती है। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक, किससे पहले भी बात किए थे कि सबसे ज्यादा जो चालकता होता है किसमें होता है, तो चांदी में होता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, उसके बाद यानी कि कॉपर में होता है। ठीक है, कॉपर में होता है। उसके बाद दोस्तों एल्यूमिनियम में होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यानी कि सोना में होता है। ठीक है ना। उसके बाद जो होता है दोस्तों वो लोहा में होता है। ठीक है, किस में होता है? तो लोहा में होता है। कभी कभी आपको यानी कि एल्यूमिनियम से पहले यानी कि सोना रहता है ऑप्शन में। ठीक है, कभी कभी ये बाद में रहता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से जो रहेगा वहां पे मानना है। ठीक है, यहाँ जो होगा राइट आंसर यानी कि सोना हो, सॉरी चांदी हो जाए, क्योंकि चांदी का जो प्रतिरोधकता होता है सबसे कम होता है और चालक का गुण जो होता है सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जो नंबर आता है वो तांबा का आता है। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका 3 नंबर में दिया है चांदी। करेक्ट आंसर जो होगा इसका 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है 5 एम्पियर वाला डीसी धारा का औसत मान कितना होगा। ठीक है, यानी कि 5 एम्पियर के लिए कह रहा है, और यानी कि औसत जो वैल्यू होगा, है ना, एवरेज जो वैल्यू होगा। ठीक है, यानी कि औसत जो वैल्यू होगा, औसत जो मान होगा, ठीक है, ये जो होने वाला है दोस्तों आपको यानी कि 5 एम्पियर होगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? 5 एम्पियर ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है, इसको स्किप करते हैं। ठीक है ना। और 133 नंबर प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोस्तों जल गैस का मिश्रण है। ठीक है, जल गैस का मिश्रण है क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है? जल गैस। तो ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार रेखा और डायोड अभिलक्षणों का प्रतिच्छेदन डैश देता है क्या? तो भार रेखा, है ना, भार रेखा। ठीक है, भार रेखा और साथ ही साथ डायोड अभिलक्षणों का जो प्रतिच्छेदन देता है वो क्यू बिंदु देता है। कौन सा देता है भाई? ये क्यू बिंदु देता है। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है क्यू बिंदु। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है फ्यूज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि 10 किलो वोल्ट तक जो फ्यूज फिर प्रयोग किया जाता है वो लेड, ठीक है, और
ठीक है, लेड और सीसा का मिश्र धातु होता है, ठीक है, यानी कि लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। और इससे ऊपर जो प्रयोग किया जाता है उसमें कॉपर, ठीक है, कॉपर और प्लस में यानी कि चांदी का मिश्र धातु होता है, ठीक है। कॉपर और चांदी का मिश्र धातु जो प्रयोग करते हैं वो 10 किलो वोल्ट से ज़्यादा रेटिंग के फ्यूज में किया जाता है। और इसमें जो करते हैं दोस्तों, ठीक है, फ्यूज बनाने में मेनली अगर बात किया जाए तो टीन और सीसा का प्रयोग किया जाता है 10 किलो वोल्ट से कम के लिए। तो करेक्ट आंसर यानी कि 3 में दिया है टीन और सीसा टीन मिश्र धातु। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है कि 1000 आरपीएम पर चल रहे 6 ध्रुव प्रत्यवर्ती उत्पादित विद्युत वाहक पर ईएमएफ की आवृत्ति क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ना। फ्रीक्वेंसी क्या पूछ रहा है भाई, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है, एफ पूछ रहा है। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर 120 और गुना में एफ और बट्टा में यानी कि पी होता है। तो सॉरी एन बराबर होता है ये, ठीक है ना। फार्मूला जो होता है एन बराबर होता है 120 गुना एफ बटा पी होता है। तो इसमें तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है और एफ बराबर जो फार्मूला होता है पी एन बटा 120 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पी एन का वैल्यू कितना दिया है, तो सबसे पहले यानी कि पोल जो दिया हुआ है दोस्तों 6 दिया हुआ है और एन का वैल्यू यानी कि 1000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 दूना 12 हो रहा है यानी कि, और 100 यानी कि 2 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 50 दूना यानी कि 100 आएगा। ये जो आंसर होगा दोस्तों 50 हर्ज आएगा। ऑप्शन किस में दिया है, 50 हर्ज, ऑप्शन 4 में दिया है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका 4 सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल नहीं बताने का एक रीज़न है, स्क्रीन छोटा है इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए है ना। मैं कोशिश करूंगा जो है जितना न्यूमेरिकल यानी कि छूटा है ये प्रीवियस पेपर का सब कराने का कोशिश करूंगा, और 1 से 2 वीडियो या जितना 3 वीडियो हो मैं कराऊंगा ज़रूर। आप लोग निराश मत होइएगा, ठीक है। छोटा न्यूमेरिकल जो है तो यानी कि इसको हल करा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है चालकों की सतह पर संकेंद्रित रहने की प्रतिवर्ती धारा की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है दोस्तों यानी कि चालकों पे और जो धारा की प्रवृत्ति होती है वो त्वाच्विक, है ना, त्वाच्विक प्रभाव होता है, ठीक है, यानी कि त्वाच्विक इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है 3 में दिया है त्वाच्विक प्रभाव। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 3 सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है कि हार्मोनिक्स डैश में मौजूद होता है, ठीक है। तो हार्मोनिक्स अगर देखा जाए दोस्तों, ठीक है ना, हार्मोनिक्स, ठीक है, हार्मोनिक्स अगर देखा जाए दोस्तों तो ये ओनली फॉर जो एसी सर्किट में है ना, एसी सर्किट में ही मौजूद होता है, ना कि डीसी में होता है। डीसी में यानी कि ये नहीं होता है मौजूद, ये ओनली फॉर जो है आरसी सर्किट में होता है। ऑप्शन किस में दिया है, सॉरी एसी सर्किट में होता है, माफ़ कीजिएगा आरसी सर्किट बोल रहे हैं। एसी सर्किट में होता है क्योंकि एसी सर्किट का जो चलने का जो दिशा जो होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल, तब ये जो है पूर्ण हाफ साइकिल यानी कि पूरा करता है, ठीक है। यानी कि 50% पॉजिटिव में पूरा करता है और 50% नेगेटिव में, तब जो है इसका यानी कि एक साइकिल पूरा होता है। तो इसीलिए यानी कि जो हार्मोनिक्स जो देखा गया है दोस्तों एसी परिपथ में ही देखा गया है, ना कि डीसी में, क्योंकि एसी परिपथ की अगर बात किया जाए तो इस प्रकार का यानी कि चलने का तरीका है, लेकिन डीसी की अगर बात किया जाए तो ये डायरेक्ट होता है, ठीक है, इसमें कोई लगाम नहीं होता है, बेल लगाम है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा 4 में दिया है एसी परिपथ। करेक्ट आंसर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है सिलाई मशीन में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसमें भाई, तो सिलाई मशीन में। और सिलाई मशीन में जो मोटर प्रयोग किया जाता है दोस्तों एसी श्रेणी मोटर प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि एसी सीरीज मोटर प्रयोग किया जाता है। एसी सीरीज मोटर को प्रयोग में लेते हैं सिलाई मशीन के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया है एसी सीरीज मोटर दिया हुआ है। अब शंट मोटर पे भी बात कर लेते हैं। तो शंट मोटर का जो उपयोग किया जाता है और शंट मोटर का जो चाल है दोस्तों लगभग जो है ना, क्वेश्चंस पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका जो है लगभग यानी कि समान स्पीड होता है, यानी कि वेरिएबल नहीं होता है। तो इसका जो गति होता है लगभग यानी कि समान गति से चलता है, ठीक है, यानी कि समान गति से चलता है। तो कौन सा मोटर भाई, तो यानी कि डीसी शंट मोटर, ठीक है, यानी कि डीसी शंट मोटर जो होता है, ठीक है, डीसी शंट मोटर जो है वो समान गति से घूमता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चंस पूछा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये भी छोटा न्यूमेरिकल है, इसको भी हल कर लेते हैं, है ना। देखिए 6 ध्रुव 50 हर्ट्ज 3 कला प्रेरणी मोटर की तुल्यकालिक गति पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है भाई? तो एनएस पूछ रहा है। अब रही बात पी की संख्या कितना है, 6 दिया हुआ है। एफ की संख्या कितना दिया हुआ है, तो 60 हर्ट्ज दिया हुआ है। निकालना क्या है, तो एनएस निकालना। एनएस बराबर फॉर्मूला होता है 120 और गुना में एफ और बट्टा में पी होता है। तो चलिए 120 और गुना में एफ का वैल्यू कितना दिया है, तो एफ का वैल्यू 60 दिया हुआ है और पोल की संख्या कितना है, तो पोल की संख्या जो है दोस्तों 6 दिया हुआ है। अब 10 छक्के यानी कि इसको काटेंगे तो यानी कि 60 कट रहा है, ठीक है। और 120 पे अपना मन से, क्या अपना मन से नहीं भाई, यहाँ पे वैल्यू है तो क्या करना है, 120 पे एक और जीरो बैठाने पर कितना बनता है, तो 1200 बनता है। और 1200 जाएगा दोस्तों आरपीएम में आएगा, ठीक है ना, आरपीएम में आएगा, क्योंकि मोटर का जो स्पीड है उसको आरपीएम में मेजर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, 1200 आरपीएम, ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। रही बात यानी कि 1400 आरपीएम, तो ये तो 1400 आरपीएम जो है कैलकुलेशन के बाद नहीं आया है, इसीलिए ना ऑप्शन बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, एक प्रत्यवर्ती में यानी कि आज चालकों की गति को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो प्रत्यवर्ती में जो दोस्तों चालक का जो गति को नियंत्रित करते हैं वो गवर्नेंस के द्वारा निवर्तित करते हैं। किसके द्वारा? गवर्नेंस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब रही बात जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है अधिनियंत्रकों दिया हुआ है, अगर गवर्नेंस जो नहीं रहता तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता भाई, कंफ्यूज हो जाता, ठीक है ना। तो कुछ निमी ऐसा वर्ड है जो आपको जो आ भी रहा है उसको भी कंफ्यूज कर देता है और वहाँ पे क्वेश्चन होने का यानी कि गलत होने का चांस जो है यानी कि 100% रहता है। कितना रहता है, तो 100% रहा है, 1-2% नहीं रहता है, 100% रहता है। तो निमी वर्ड को भी ध्यान में रख के चलना है कोई भी एग्जाम के लिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल साबित होता है एग्जाम के लिए, है ना। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 2 सही हो जाए, क्योंकि 2 में जो दिया हुआ है गवर्नर्स दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक 8 पोल 220 वोल्ट सिंपलेक्स लेप वाउंड वाले आर्मेचर 125 एम्पियर विस्तारित करता है तो इसकी अ, प्रति पाथ वोल्टेज कितना होगा। देखिए दोस्तों इसको नेक्स्ट यानी कि वीडियो जो न्यूमेरिकल बताएंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल है ना, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि स्क्रीन पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी हमेशा डैश को दर्शाता है, ठीक है। तो तर्जनी की अगर बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, तर्जनी की अगर बात किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। क्या दर्शाता है? चुंबकीय यानी कि क्षेत्र दर्शाता है। ऑप्शन किस में दिया है चुंबकीय क्षेत्र, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है एक में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। बी में क्या कह रहा है, यानी कि चालक पे लगने वाले बल की दिशा नहीं निर्धारित करता है, ना धारा की दिशा, ना ये वोल्टता की दिशा, ठीक है। अगर धारा की अगर दिशा की अगर बात किया जाए दोस्तों, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी उंगली, तो तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है, ठीक है ना कि धारा की दिशा। धारा की दिशा जो निर्धारित करता हो वो ये करता है यानी कि मध्यमा करता है, ठीक है। और अंगूठा जो करता है वो चालक की दिशा को यानी कि निर्धारित करता है। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, किसका भाई, तो डीसी का। और डीसी का जो शक्ति गुणांक होता है वो, ठीक है, यानी कि ये जो होता है यानी कि एक होता है डीसी का शक्ति गुणांक। ऑप्शन किस में दिया है एक, तो ऑप्शन 3 में दिया है एक। राइट आंसर जो होगा 3 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी स्किप करते हैं, ये भी थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। क्या है क्वेश्चन में, प्रदीप्ति की इकाई क्या है, तो ठीक है। तो प्रदीप्ति का जो इकाई होता है यानी कि लक्स होता है, ठीक है, लक्स होता है। कैंडेला किसका होता है, तो ज्योति तीव्रता का होता है, ठीक है ना। ज्योति यानी कि तीव्रता का जो इकाई होता है कैंडेला होता है, ठीक है ना। और ल्यूमेन किसका इकाई है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स का इकाई होता है, ठीक है, यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स का जो इकाई होता है वो ल्यूमेन होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या डीसी मोटर की अधितापन का कार्य है, ठीक है। तो अधितापन का जो कार्य है दोस्तों अति भार यानी कि ओवरलोड, ठीक है। ओवरलोड के कारण क्या होता है दोस्तों, तो अधिक तापन होता है, ठीक है, यानी कि तापन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना, काफ़ी यानी कि ज़्यादा होता है। इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा अधिभार जो दिया है 3 में दिया है, करेक्ट आंसर इसका 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केवीए में व्यक्त की जाने वाली शक्ति होती है किसमें, तो केवीए में, है ना। केवीए में जो यानी कि शक्ति को व्यक्त किया जाता है वो प्रत्यक्ष शक्ति होता है, ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष शक्ति होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है प्रत्यक्ष शक्ति, ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर इसका ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है
कि एक तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोपान घर्षण में विफल होता है। ठीक है, सोपान घर्षण जो होता है उसमें विफल होता है। तो जब यानी कि भार दोस्तों यानी कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, काफ़ी जो है दोस्तों भार जो है इसका, भार जो है यानी कि काफ़ी, है ना, काफ़ी अगर बढ़ जाए, ठीक है, अगर बढ़ जाए तो क्या होता है कि यानी कि कर्षण जो है विफल हो जाता है अत्यधिक बढ़ने से। ऑप्शन बी में दिया है अत्यधिक भार, करेक्ट आंसर तो सही हो जाएगा। तो चलिए सेकंड शिफ्ट का भी सारा प्रश्न को ख़त्म कर चुके हैं और जो न्यूमेरिकल बचा है उसको जो है एक वीडियो में हल कराने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यानी कि जैसे बीएसपीएससीएल का वैकेंसी है, उसके बाद जो है रेलवे का वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोगों के लिए चैनल जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।